There, welcome to the series of translation. Our topic is how to translate Hindi and Urdu into English. जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की बात आती है। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है जैसे जैसे वर्ड्स हिंदी और उर्दू के लिखे हुए होते हैं हम वैसे वैसे ही ट्रांसलेशन करनी शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रांसलेशन का एक मेथड है, लेकिन ट्रांसलेशन हर शब्द का, हर लफ्ज़ का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके करना पॉसिबल नहीं होता। तो इनिशियली हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से शुरू करेंगे और हम चलेंगे ऐसी ट्रांसलेशन की तरफ जिसमें आप सेंस को पकड़ते हैं, वर्ड्स के पीछे नहीं भागते। This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today we are going to learn how to translate properly in English. अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए। आज के बाद आपकी ट्रांसलेशन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। बने रहिए इसके लिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं अब टेक्निक के पहले पार्ट से। पहले पार्ट में हम सीखेंगे वर्ड फॉर वर्ड, जिसको हम जनरली वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, जो अपने आप में गलत होती है। इसको हम कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड। इट मीन जितने वर्ड्स हिंदी में या उर्दू में हैं उतने ही वर्ड्स आपने इंग्लिश में डालने हैं। ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा लोग इसको समझते और जानते हैं। दूसरा हमारा जो टेक्निक है वो कोलोकेशन बेस्ड है। कोलोकेशन के अंदर आपको कुछ फ्रेजेस लर्न करने होंगे, समटाइम्स इडियम्स लर्न करने होंगे, फ्रेजल वर्ब्स लर्न करने होंगे। इनसे अलग अपने आप में बात कहने के कुछ अलग अंदाज होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में, सिंटैक्स में आप अपने पास से कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो हम उसकी तरह से करेंगे। इस ट्रांसलेशन को करने में कई बार हमें क्लॉजेस का सहारा लेना पड़ेगा, कई बार हमें सिंपल सेंटेंसेस का सहारा लेना पड़ेगा। क्लोजेस के वेरियस टाइप्स हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट्स का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों को हम बाद में करेंगे। अगर हमें ग्रामर की बहुत कम नॉलेज है और हमें सीधे इंग्लिश में लिखना सीखना है, सोचना सीखना है, बोलना सीखना है, तो हम सबसे पहले आज इसको ज़िक्र करते हुए कोलोकेशंस के साथ और कुछ फ्रेजेस के साथ ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और कुछ ऐसे मीनिंग्स और फ्रेजेस को सीखेंगे जिनका मीनिंग हमने केवल वन साइडेड, एक ही डायरेक्शन में याद किया हुआ है, जबकि वो कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि इस रूल में हमारा पहला सेंटेंस है, हमने कहा कि वह खेल रहा है। वह खेल रहा है, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इस रूल में हर वर्ड को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, मेन वर्ब लगाया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हुए आपने ही के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाया और प्ले लगाया। प्ले मीन्स खेलना और रहा आईएनजी के लिए लगाया। तो इसको लिटरली हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब भी हम इंग्लिश शुरू करते हैं तो हमारे माइंड पर एक बात हावी रहती है कि मुझे टेंसेस नहीं आते। टेंसेस का केवल एक चार्ट आपको तैयार करना है और इट इज़ ओनली फॉर अ डे। एक दिन में ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ये आपने केवल आइडेंटिफिकेशन करके रख लेना है कि इसके साथ कौन सी आप वर्ब लगाते हैं। तो ये टेंसेस आपने सीख लिए, लेकिन एक्चुअल में जब आप ट्रांसलेशन में देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसके साथ आपको कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नज़र आ जाती है। तो इसके साथ आईएनजी लगता है, एक आम इंसान को यहाँ से कन्फ्यूज़न शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं कुछ कन्फ्यूज़न्स को शॉर्ट मेथड्स के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ट्रांसलेशन में इज़ का मतलब होता है होना और होने का मतलब यहाँ पर है और है का एक फॉर्म है होना, और इसको हम कहते हैं इज़, इसी को हम आर कहते हैं और इसी को हम कहते हैं एम, इज़ आर एम। और इसका जो एक रूप होता है वो होता है सिंगल फॉर्म में बी, और बी को हम बीइंग की तरह से भी जानते हैं। अब अगर हम कहें कि वह दुखी है तो आप कहेंगे ही इज़ सैड। वह खुश है, ही इज़ हैप्पी। वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। इतना आपको यहाँ पर जो है यूज़ करना आ गया। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन में ये लिखना है खुश होकर,
अब ये हमें समझ नहीं आता कि खुश होकर को हम क्या लिखें, तो हम आज की इस सीरीज़ के इस पॉइंट को नंबर 1 एक रूल देते हैं और हम इसको आफ्टर हंड्रेड्स, बियॉन्ड हंड्रेड्स इसको आगे टीच करते जाएंगे। तो हमारा 1 हुआ खुश होकर। अब जब भी खुश होकर कोई भी ऐसा एक्शन हो जो क्विक हो, जिसके एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता हो, तो उसमें आप खुश होकर के होकर को मेन करके बीइंग लगाएंगे। बीइंग हैप्पी, खुश होकर वह चला गया। बीइंग हैप्पी ही वेंट अवे। अब यहाँ से आपने जो 10-12 साल लगातार टेंसेस सीखे, वो आपको नॉर्मली ये वर्ड फॉर वर्ड वाला सिस्टम यहाँ यूज़ करना है। आपने पहला सीखा खुश होकर, बीइंग हैप्पी। अब ये हैप्पी आपकी क्या है? हैप्पी आपकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। किसके लिए? ही के लिए। अब ये हैप्पी जो है कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी आ जाता है। जैसे आपने कहा चिढ़कर वह भाग गया, तो चिढ़कर वह भाग गया का मतलब हुआ चिढ़ा हुआ होकर वह भाग गया। तो आपको ट्रांसलेशन में एक मेथड लगाना है, x = y = z और z। इस तरह से आप देखते हैं कि x = होता है z के। तो वह चिढ़कर भाग गया हमें हिंदी देखने को मिली और हमने यहाँ होकर पढ़ाया है। तो आप क्या कहेंगे? तो चिढ़कर को इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। वह चिढ़ा हुआ होकर भाग गया, तो होकर हमें मिला, यानी चिढ़कर ये चिढ़ा हुआ होकर, तो ये दोनों सेम हुआ। हमें डायरेक्ट उन वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना होता जो हमारे कान में पड़ रहे होते हैं, पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो होकर की इंग्लिश क्या आ गई? बीइंग। और जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको विशेषता की तरह से, एडजेक्टिव की तरह से यूज़ आने लगे, तो भूल जाइए कोई भी टेंस है, आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इरिटेटेड, थककर भाग गया, बीइंग टायर्ड, बीइंग इरिटेटेड, बीइंग एग्जॉस्टेड, बीइंग जो भी काम वो करके चुका है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, आप वहाँ थर्ड फॉर्म लगा दें। तो बीइंग इरिटेटेड, इसी के साथ आप लगा सकते हैं बीइंग अ विनर। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बीइंग इरिटेटेड ही वेंट अवे, वह चला गया। यह आप अच्छे से ट्रांसलेशन करते हो। लेकिन जब भी हम किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं और हमें उस पैराग्राफ के बीच में टेंसेस से अलग कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस नज़र आते हैं जिनकी ट्रांसलेशन हमने ना कभी देखी होती है ना सुनी होती है, तो हम इस सीरीज़ में उन्हीं पॉइंट्स को सीखेंगे। जैसे कि आज हम यहाँ समझ रहे हैं होकर, तो होकर की इंग्लिश हुई बीइंग। बीइंग के बाद आपके क्या क्या आते हैं? बीइंग के बाद आपका एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आपका हैप्पी की फॉर्म में आ सकता है। हमने यहाँ पर एक वर्ड चुन लिया। कभी कभी ये थर्ड फॉर्म के रूप में आ सकता है, जैसे डिजेक्टेड। डिजेक्टेड क्या हुआ? निराश होकर, तो निराश होने की डिजेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म विशेषता में बदल जाएगी। और यहाँ पर जैसे हमने विन का विनर कर लिया, विजेता होने के बाद आया, तो बीइंग के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, और आप होकर के बाद इन वर्ड्स को लगाकर बाकी वो नॉर्मल सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि हमने कहा दोस्त होने के नाते, तो यहाँ होकर की जगह होने के नाते का भी सेंस बनता है। होने के नाते यानी होने पर, आप लिखेंगे होने पर। अब इन सारे जो हमने होकर, होने के नाते और होने पर, ये 3 फ्रेजेस लिखे हैं, इनके ऊपर आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। हम कहेंगे दोस्त होने के नाते उसने मेरी हेल्प की। के नाते बीइंग माय फ्रेंड ही हेल्प्ड मी। दोस्त होने के नाते या दोस्त होकर, ये हिंदी में थोड़ा सा सूटेबल नहीं लगता बोलना, लेकिन मतलब यही है। तो हम कहेंगे बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड। अब यहां पर फिर पार्ट आ जाएगा ही हेल्प्ड मी, ठीक है। अब दुखी होकर या चिंतित होकर, तो चिंतित होती है वरी, तो आप लिखेंगे बीइंग वरीड ही रिटर्न्ड।
बाद का सेंटेंस तो आपको बनाना आता है कि पास्ट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट लगाइए, सेकंड फॉर्म लगाइए, लेकिन ये बीइंग के साथ वरीड, बीइंग के साथ नाउन और बीइंग के साथ कोई भी एडजेक्टिव विशेषता, बीइंग सैड, ही सैड साइलेंटली, तो इस तरह से आपने बीइंग को सीखा। तो यहाँ होकर के लिए हमने बीइंग को यूज किया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि एक अगली फॉर्म होती है गेट, और गेट का मतलब भी होता है होना, और होना किसकी फॉर्म है? बी की। अभी हमने इस बी और बीइंग से बनने वाले सेंटेंसेस देखे, अब हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जहां पर हम बी साथ या बी की जगह गेट भी लगा सकते हैं। इस पॉइंट नंबर 2 में सीखेंगे कि गेट को होने के सेंस में हम किस तरह से यूज करते हैं। हमने कहा कि तैयार हो जाओ, तो जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो हम कहते हैं प्रिपेयर अ पेंटिंग, प्रिपेयर फूड, राइट एन आर्टिकल। तो राइट लिखा और एन आर्टिकल लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। अब यहाँ पर गेट आया हमारे पास, गेट रेडी। अब यहाँ गेट का मतलब है होना, और हम गेट को बी भी कह सकते हैं। गेट मीन्स होना। गेट के बाद एडजेक्टिव आया तो हम कहेंगे गेट रेडी। अगर अब हम कहते हैं कि खुश होकर, तो आप लिखेंगे, अभी बीइंग कर रहे थे तो बीइंग की जगह गेटिंग हैप्पी। दोनों का मतलब एक है, और इसके बाद आप कोई भी ट्रांसलेशन बनाएंगे, गेटिंग रेडी या गेटिंग हैप्पी। ही टॉक्ड टू मी। इसी तरह से गेट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करती है, आप यूज करेंगे गेटिंग एक्साइटेड, ही टॉक्ड टू मी। तो इसका मतलब हुआ यहां पर होकर, होकर। तो होकर ही, बी मीन्स होना, और जब हम होकर की इंग्लिश बनाएंगे तो हम लिखेंगे गेटिंग, और गेटिंग के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? या तो लिखेंगे आप कोई भी एडजेक्टिव, या लिखेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म खुद अपना एडजेक्टिव होता है, जो पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का नाम आपने सुना होगा। तो गेटिंग एक्साइटेड। तो ये हमने सीखा कि हम होकर की इंग्लिश कैसे बनाते हैं। हमारे पास सेंटेंस है दुखी होकर वह चला, तो आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे? बीइंग सैड ही वेंट अवे। अगर आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, हमने कहा पापा के खुश होने पर, पापा के खुश होने पर मैंने राहत की सांस ली, मैंने राहत की सांस ली। तो पापा खुश होने पर, तो खुश होने पर मीन्स बीइंग हैप्पी। अब इसमें एक नई चीज और जुड़ी है कि पापा के, यानी पापा या फादर, आपने अगर खुश कोई और हो रहा है और रिलीविंग मोड में कोई और जा रहा है, सेकंड पार्ट की वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कोई और है, तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग लिख सकते हैं। तो पापा बीइंग हैप्पी, आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। अब यहाँ पर जो साई ऑफ रिलीफ है, इस ट्रांसलेशन में आपको ये जानना है कि जो नए नए फ्रेजेस आपको मिल रहे हैं, सेंटेंस के पार्ट्स मिल रहे हैं, इनको आप नोट करते जाएं। इससे क्या होगा? राहत की सांस ली, तो ये फ्रेजेस, ये पार्ट्स और ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपके माइंड में सेव होते जाएंगे और आपकी ट्रांसलेशन अच्छी होती जाएगी। तो आई टूक अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, ये ऐसे हो सकता था आई गॉट रिलैक्स्ड। हमने ट्रांसलेशन बताई थी आपको कि हमने वर्ड फॉर वर्ड यहाँ पर ट्रांसलेशन कर लिया, लेकिन राहत की सांस ली में आई गॉट भी आपका ट्रांसलेशन हो सकता है। तो अगर हम कहें कि मेरे भाई के दुखी होने पर, माई ब्रदर बीइंग सैड,
और अगर दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं, सब्जेक्ट एक है, खुश होने पर मैं स्कूल गया, तो बीइंग हैप्पी आई वेंट टू स्कूल। कई बार ऐसा होता है, बच्चे के दुखी होने पर मैंने उसे डांटा, द चाइल्ड बीइंग सैड आई स्कॉल्डेड हिम। अगर सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं तो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स लगा दीजिए, नहीं हैं और ये आईएनजी जो है एक ही सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, लेट इट बी, तो इसे होने दें। तो मैं चिढ़ जाता हूँ या वह चिढ़ जाता है, तो यह आया स्वयं के लिए, खुद के लिए। जब खुद के लिए लगाएं तो हम को अपने पास से टेंस में डालते हैं, जबकि यहाँ गेट की कहीं भी हिंदी दिखाई नहीं दे रही है। हम दूसरे को करते हैं तो दूसरे के लिए हम लिखते हैं आई इरिटेट, आई इरिटेटेड हिम, मैंने उसको चिढ़ा दिया, ये सेकंड फॉर्म है। अगर हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो दिख वाली वर्ब है उसके ऊपर वर्ब आ जाती है, जैसे कि गो, वेंट, गोन। चिढ़ना, इरिटेट, चढ़ाना, इरिटेट, चढ़ा दिया, इरिटेटेड, चढ़ाऊंगा, विल इरिटेट, तो सीधे सीधे। लेकिन जब खुद पर आए तो खुद वाले केस में आपको गेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। ही गेट्स इरिटेटेड, आई गेट इरिटेटेड, he will get irritated, he is getting irritated। तो get आपकी टेंस वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी या वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, और irritated हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा या कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। तो एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं और आप इसको इस तरह से कहेंगे कि करना या होना। कई बार कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका करना और होना अलग अलग वर्ब में डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि हम कहें पढ़ना और पढ़ाना, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उड़ना और उड़ाना दोनों फ्लाई हैं। तो यहाँ इजी हो जाता है कि एक ही वर्ब दोनों जगह काम कर जाएगी। आई फ्लाई अ काइट, आई फ्लाई एन एरोप्लेन, या आई फ्लाई इन द वैली, ग्लाइडर में, जिस तरह से भी आपने फ्लाई किया। तो करना और होना फ्लाई में आ गया, लेकिन टीच और स्टडी, पढ़ना पढ़ाना अलग अलग होता है। तो ऐसे ही एक वर्ड हमने यहाँ पर लिया इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है सिरदर्द करना, चिढ़ाना, परेशान करना, टीज करना, और एक है परेशान होना। तो जब हम खुद पर, स्वयं पर इसको लागू करते हैं तो हम गेट लगाते हैं, और गेट के बाद वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है। तो आप लिखते हैं गेट इरिटेटेड, गेट इरिटेटेड। मैं चिढ़ जाता हूं तो आप लिखेंगे आई गेट इरिटेटेड। वह चिढ़ जाता है तो वर्ब के ऊपर ये गेट अपने ऊपर वर्ब को ले लेता है, गेट अपने ऊपर को ले लेता है, तो यहाँ एस आएगा। अब हमने लिखा मैं चिढ़ जाता हूं, तो यहाँ पर अब गेट का तो कहीं ट्रांसलेशन नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं चिढ़ जाता हूं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने गेट को अपने पास से एक्स्ट्रा लगाया, और एक्स्ट्रा लगाने तो मैं चिढ़ जाता हूँ या वह चिढ़ जाता है, तो यह आया स्वयं के लिए, खुद के लिए। जब खुद के लिए लगाएं तो हम को अपने पास से टेंस में डालते हैं, जबकि यहाँ गेट की कहीं भी हिंदी दिखाई नहीं दे रही है। हम दूसरे को करते हैं तो दूसरे के लिए हम लिखते हैं आई इरिटेट, आई इरिटेटेड हिम, मैंने उसको चिढ़ा दिया, ये सेकंड फॉर्म है। अगर हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो दिख वाली वर्ब है उसके ऊपर वर्ब आ जाती है, जैसे कि गो, वेंट, गोन। चिढ़ना, इरिटेट, चढ़ाना, इरिटेट, चढ़ा दिया, इरिटेटेड, चढ़ाऊंगा, विल इरिटेट, तो सीधे सीधे। लेकिन जब खुद पर आए तो खुद वाले केस में आपको गेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। ही गेट्स इरिटेटेड, I get irritated,
ही विल गेट इरिटेटेड, ही इज गेटिंग इरिटेटेड। तो गेट आपकी टेंस वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी या वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, और इरिटेटेड हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा या कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। तो एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं, और आप इसको इस तरह से कहेंगे कि वह थक गया, तो आप लिखेंगे ही गॉट टायर्ड। ठीक है। अगर आप कहेंगे वह शिक्षित हो गया, एक है शिक्षा दी, एजुकेटेड, और जब खुद शिक्षित हुआ तो गॉट एजुकेटेड। ही विल गेट एजुकेटेड, ही इज़ गेटिंग एजुकेटेड। तो एजुकेशन खुद ले रहा है, गेट में खुद ले रहा है, और गेट अगर हम हटाकर एजुकेट के ऊपर टेंस डाल दें, ही एजुकेटेड मी, तो वह दूसरे को दे रहा है। तो यहाँ पर आपको सीखना है, जब बात खुद के ऊपर आए तो गेट के साथ थर्ड फॉर्म, जब दूसरे के ऊपर जाए तो आप सीधे सीधे से वो आपकी जो भी आपकी नोटेबल या रिक्वायर्ड रिक्विजिट फॉर्म है उसका आप यूज़ करते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ये वीडियो कैसी लगी, और आज की सीरीज़ के हम थर्ड पार्ट तक पहुँचे हैं, ये आपको कितना समझ में आया हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम इस सीरीज़ को क्लोजेज़ और दूसरे रूल से भी आगे तक ले जाने वाले हैं, और हम कुछ ऐसे डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ होने वाले कोलोकेशंस एंड फ्रेजेस को यूज़ करेंगे जो आपकी ट्रांसलेशन को इन्हेंस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।